Good morning, all dear students. Today we will start our new chapter of history. Its name is the establishment of company power. Means कि किस तरह से कंपनी ने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया कि पहले कि जब वो इंडिया में आए तो किस तरह से उन्होंने अपनी पावर को एक्सीड किया, यानी अपनी ताकत को बढ़ाया। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हाँ जी, इंट्रोडक्शन। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश ऑन 31 दिसंबर 1600 एज पर द रॉयल चार्टर इशूड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ फर्स्ट। इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उनके शाही चार्टर के अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इंडिया में, वो हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। यानी कि 31 दिसंबर 1600 में उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट जो था वो स्टार्ट किया, यानी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए भारत में। और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने एक चार्टर होता है एक तरह से आदेश पत्र जिसे हम कहते हैं, वो इशू किया। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडिया में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। The company had sent Captain Hawkins to the court of Mughal Emperor Jahangir in 1608 to secure permission to establish a factory at Surat. कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कैप्टन हॉकिंस को मुग़ल दरबार में भेजा। कब? 1608 में। किस लिए? ये परमिशन लेने के लिए कि सूरत में वो अपने फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकें। इट वाज टर्न डाउन इनिशियली। स्टार्टिंग में तो इसे मना कर दिया गया, यानी जो उनका जो आदेश था वो ठुकरा दिया गया, यानी उनकी जो भी परमिशन थी उन्होंने मांगी थी उसको मना कर दिया गया। हाउएवर इन 1613, लेकिन 1613 में 1613 में जहांगीर इशूड द फरमान परमिटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। तो जहांगीर ने ये फरमान इशू कर दिया कि वो अपनी कंपनी को सूरत में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट जो सूरत है, सूरत कहाँ है? गुजरात में, वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली फिर बाद में क्या होता है? सर थॉमस रो ऑब्टेन मोर ट्रेडिंग राइट्स एंड प्रिविलेज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बाद में क्या है? द सर थॉमस रो जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार, और उनको क्या मांगते हैं? वो प्रिविलेज, विशेष अधिकार, है ना। कि पहले तो जहांगीर ने जो थे हमारे मुग़ल एम्पायर, उन्होंने उनको परमिशन दे दी, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा अधिकार चाहते थे। अकॉर्डिंगली द इंग्लिश सेटअप बिजनेस सेंटर एट आगरा। और उनके अनुसार क्या है? इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों ने अपने बिजनेस सेंटर सेटअप किए। कहाँ कहाँ? आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में। Slowly, the English East India Company succeeded in expanding its area of trade. धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? भारत के बहुत से क्षेत्रों पे अपने व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया, यानी भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपने ट्रेडिंग एरिया को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, यानी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कि मान लो आज उन्होंने छोटे से क्षेत्र पर अधिकार किया, कल उसको फिर बढ़ाया, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इन 1639 फ्रांसिस डे एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ मद्रास एंड कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास सिटी को एस्टेब्लिश किया, यानी मद्रास सिटी का निर्माण किया, और वहाँ पर सेंट जॉर्ज फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया, यानी सेंट जॉर्ज नाम का जो किला है वो बनवाया। ऑन द वेस्ट कोस्ट, कहाँ पर? भारत के पश्चिम तट पर। द कंपनी ऑब्टेन बॉम्बे ऑन लीज फ्रॉम देयर किंग चार्ल्स सेकंड फॉर अ रेंट ऑफ 10 पाउंड्स पर एनम इन 1668। 1668 में क्या होता है कि जो कंपनी थी उन्होंने अपने जो उनका जो राजा था चार्ल्स सेकंड, उन्होंने 10 पाउंड रेंट देकर बॉम्बे को लीज पर खरीद लिया। बाय द ईयर 1690 जॉब चार्नोक, द एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, परचेज 3 विलेजेस नेमली
सतुनुती, गोविंदापुर एंड कलिकटा। उसके बाद जैसे उन्होंने लीज पर ख़रीद लिया, उसके बाद क्या होता है कि जो जॉब चारनॉक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, उन्होंने 3 गांवों को ख़रीद लिया, सतोनुती, सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकट का। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो तीनों शहर थे, ये जो तीनों गांव थे, ये एक बहुत बड़े शहर के रूप में उभरे और उस शहर का नाम क्या था? कलकत्ता। यानी सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकट को मिलाकर ही कलकत्ता शहर बना। इट वॉज फोर्टिफाइड बाय चारनॉक, और ये किसके द्वारा हुआ था? जॉब चारनॉक के द्वारा। हु नेम्ड इट फोर्ट विलियम, और उन्होंने फोर्ट का नाम अपने इंग्लिश किंग विलियम थर्ड के नाम पर इसे विलियम फोर्ट रखा। द फैक्ट्रीज एंड ट्रेडिंग सेंटर्स विच द इंग्लिश एस्टेब्लिश ऑल अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑफ इंडिया। जितनी भी फैक्ट्रीज थी यानी कारखाने थे, ट्रेडिंग सेंटर्स यानी व्यापार केंद्र थे, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के सी कोस्ट, समुद्र तट पर ही एस्टेब्लिश किए थे। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उन्होंने समुद्र तट के किनारे पर इन सबको एस्टेब्लिश क्यों किया? क्योंकि देखिए, जहाँ कोई भी कारखाना हो या कोई भी काम हो, वहाँ पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इन्होंने सी कोस्ट पर इसलिए उनको किया ताकि उनको जो है वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट थी, ये 3 ग्रुप के अंडर थी, और वो थे बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। इनके अंडर में ये सारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 द कंपनी बिकेम अ पॉलिटिकल पावर। यानी प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि 1757 में हुआ, और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ, इन दोनों युद्ध से कंपनी की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट, इंडिया वॉज अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। अब क्या थी कि जब कंपनी की पावर बढ़ गई तो जो भारत था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया टिल 1858। जब तक कि कब तक? 1858 तक। वैन इट केम अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जब तक कि वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ गई। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम अंडर द कंपनी रूल, और जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो पहले गवर्नर जनरल थे फोर्ट विलियम में अंडर द कंपनी रूल, यानी कंपनी के अंडर में काम करने वाले पहले जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ही वॉज सक्सीडेड बाय वेरेल्स्ट एंड द कार्टियर, और ये किसके द्वारा हुआ थी? सफलता किसके द्वारा मिली थी? वेरेलिस्ट एंड कार्टियर के द्वारा। इन 1772 द कंपनी अपॉइंटेड वॉरेन हेस्टिंग एज द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, और 1772 में कंपनी ने वॉरेन हेस्टिंग्स को फोर्ट विलियम का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, ये नियुक्त कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या सुधार किए। When Warren Hastings assumed the administration of Bengal in 1772, he found it in utter chaos. जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था, तो उसने देखा कि वहाँ की जो स्थिति है बहुत ही अराजकतापूर्ण है। यानी कि वहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे हम गवर्नमेंट है, ये सरकार है, वो कह सकते हैं कि यानी कि कोई काम करने वाला एक कोई ग्रुप नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी बिकम वर्स, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत ख़राब थी। क्यों? एंड द डिफ़िकल्टीज़ वर इंटेंसिफाइड बाय फैमाइन, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ता था बंगाल में, तो अकाल के कारण वहाँ की स्थिति और भी ख़राब हो गई थी। देयरफॉर वॉरेन हेस्टिंग्स रियलाइज द इमीडिएट नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म, तो इस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स ने वहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत को महसूस किया कि यहाँ पर सुधार होना बहुत ज़रूरी है। अबॉलिशन ऑफ द ड्यूल सिस्टम, यानी वहाँ पर जो दोहरी व्यवस्था थी उसको अबॉलिश किया गया, यानी उसको समाप्त किया गया। अब वो दोहरी व्यवस्था क्या थी? द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू एक्ट एज दीवान एंड टू अंडरटेक द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय इट्स ओन एजेंट्स। अब जो पहले क्या थे कि जो रेवेन्यू यानी जो राजस्व, जिसे हम टैक्स कहते हैं, जो टैक्स कलेक्ट कौन करते थे? दीवान लोग करते थे। राजाओं के जो दीवान होते थे वो कलेक्ट करते थे। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बने तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन होगा
उनके खुद के एजेंट करेंगे। हैंस द ड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव वॉज अबॉलिश्ड। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो ड्यूल सिस्टम बनाया था उसको अबॉलिश कर दिया गया, खारिज कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। एज ए मेजर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी, वॉरेन हेस्टिंग्स रिड्यूस द नवाब अलाउंसेज ऑफ 32 लाख ऑफ रुपीज़ टू हाफ दैट अमाउंट। सुधार के लिए इन्होंने क्या किया, जो फाइनेंशियल कंपनी की जो फाइनेंशियल थी, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, नवाब को, जो राजा नवाब होते थे राज्यों के, 32 लाख जो उनको अलाउंस भत्ता दिया जाता था, अब वो हाफ कर दिया गया, यानी 32 लाख की जगह 16 लाख ही दिया गया, यानी 16 लाख उसमें बच गए उनके। ही आल्सो स्टॉप द एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लैक्स गिवन टू द मुगल एम्परर। और उन्होंने मुगल एम्परर को दिए जाने वाले सालाना जो पेमेंट थी, यानी जो साल में पेमेंट दी जाती थी 26 लाख, वो भी उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल ही रोक दी गई। अब है रेवेन्यू रिफॉर्म्स कि राजस्व में क्या सुधार किए गए, यानी टैक्सेस में क्या सुधार किए गए। आपको पता है कि जो भी राजा होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, टैक्सेस से ही आती है, यानी जो जनता टैक्स देती है उसी से वो अपना राजकाज का कार्य चलाते हैं। तो अब जो उनका रेवेन्यू सिस्टम था वो ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया, तो अब उनके पास क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन और ख़राब हो गई है उनकी। After the abolition of the dual system, the responsibility of collecting the revenue fell on the shoulder of the company। यानी ड्यूल सिस्टम के समाप्त होने पर या उसको जब बहिष्कार कर दिया गया उसका, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके कंधे पर आ गई थी, कंपनी के कंधे पर। फॉर दैट पर्पस, और इस काम के लिए अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज एस्टेब्लिश एट कलकत्ता। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वही सारे रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। इंग्लिश कलेक्टर्स वर अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और हर ज़िले में इंग्लिश कलेक्टर को अपॉइंट किया गया, यानी जितने भी इंग्लिश कलेक्टर होंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टर होंगे, वही रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। द ट्रेजरी वॉज रिमूव फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, और जो उसका खजाना था वो कहाँ से कहाँ रिमूव किया गया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। एंड अकाउंटेंट जनरल वॉज अपॉइंटेड, और इसका इन टैक्सेस का हिसाब किताब रखने के लिए एक जनरल भी अपॉइंट किया गया। कलकत्ता दास बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल, और इस तरह से 1772 में जो बंगाल था वो कलकत्ता की राजधानी बन गई। एंड शॉर्टली आफ्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसके बाद तक भी, यानी भारत के आज़ाद होने के बाद भी ये बनी रही और आज तक भी है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।